आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसके पहले शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख्याल ज़रूर रखे कि मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत ही सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी तरह चिंतित थी। वो बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुँह से कुछ अच्छा निकालो। पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछले शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था और कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी पत्नी पहली पत्नी से कई ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था। ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था। नाच गाना चल रहा था। लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है। कॉफ़ी चाय ही पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन तो है। मैं बोली, वो थक जाएंगे बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भी दो। अब रात के 12 बज गए हैं। सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी है। हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी। इसी सोच में इसे सलाह मशवरा कर लूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातें बता दे और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से बाहर निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तो अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही भाग्य वाली लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रही है। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी। मैं किस विषय पर बात कर रही है, वो थोड़ा घबराई हुई थी। बोली, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इसी में मेरी इज्जत है। माँ हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थक चुके थे, इसलिए सब सो चुके थे। ज़्यादा की रातें वैसे भी शांत होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर ही देख रही थी कि कब सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की की चीखने की आवाज़ थी और वो लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो पता भी नहीं है। बेस्ट कपड़ों में बाहर भागती हुई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी,
जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, अपने आप को संभालो। सबको संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी की छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू पानी के छींटे मारने पर भी होश नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ, और बेचारी परेशान से हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ टूटी होती या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अभिषेक कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहुत ही फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-4 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए, फिर अपनी माँ के घर चली जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में। मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से न कोई समाज रोक सकता है, न कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मैं बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। यह तो पहले भी हो चुका था। जब बहू की पहली शादी हुई थी, मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी। वो मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वो एक अमीर पिता की बेटी थी। बहुत अच्छा लड़की थी। मुझे भी उसका घर जाना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वह अभिषेक को पसंद करने लगी और शायद इसलिए रिश्ता भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात को भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी अगर मुझे नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी। आपके बेटे के साथ मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछे कि उसे हमारी बेटी के साथ क्या किया है। अभिषेक घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसमें चुप साध ली थी। कुछ भी नहीं बोल रहा था। खासकर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप ही अभिषेक को बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अभिषेक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अभिषेक के पिता तो पहले ही दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। वह बहुत चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी का क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं सोच रही थी अभिषेक के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत न हारते। लोगों के ताने को मैं अकेले ही सुनती रही। अभिषेक बड़ा था,
अभिषेक से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अभिषेक को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि पता नहीं शायद अभिषेक पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है अभिषेक दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या क्या कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुंह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता न हो तो वो खुद की कहानियाँ बना लेते हैं और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहागरात को ही मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे से चीखते हुए आती। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उसने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वह हमेशा रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई थी और बोली थी मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी बेटी ने बताया कि वो कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि पत्नियां से डरकर भाग जाती थी। अभिषेक की बात करूँ तो अभिषेक बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अबनॉर्मल होती। अभिषेक मेरी पहली संतान थी। हम लोग उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड़ प्यार देने से भी वह बिगड़ा नहीं था। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसका पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीज़ें पहनता। पढ़ाई में भी अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर घर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। यह सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उसे फ़ोन पर बताई मैं कर दी। बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वह भाग जाता। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अभिषेक थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बातें करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि अभिषेक की तीसरी शादी हो रहा है और ऐसी लड़की से कर रहा हूँ जो मुझे बताएं कि आखिर सुहागरात के कमरे में अभिषेक ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। और अभिषेक की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। मैं यह भी चाहती थी कि यह जो बहू आए वो मेरे घर में ही रहे, यहाँ से कहीं न जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अभिषेक की शादी एक शादीशुदा और से कर मांगी, जिसके पहले से शादी हो चुकी और वो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्द ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शा एक ही लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे।
मैंने अभिषेक को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे नहीं शादी, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अभिषेक की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था, चुप हो जाओ, जिस तरह की हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक माँ हूँ ना, इसलिए सोचती हूँ कब तक बैठी रहेगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर अभिषेक चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं न कहीं अभिषेक के दिल में चोट जरूर था। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूँगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी पत्नियाँ डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूँगी और भरोसा दिला दूँगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताएं कि समस्या का समाधान करूँगी। इस शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अभिषेक की शादी कर दी। लड़की का नाम अनन्या था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दे, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दे, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज है। खैर, शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान आए थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियां वगैरह थे और उनके परिवार वाले थे। अनन्या को मैं अभिषेक के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने अनन्या का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, अनन्या बेटा, तुम सब बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। अनन्या आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने अनन्या को समझाते हुए कहा, बेटा, अभिषेक इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो, मैं सब कुछ तुझे बता देना है। वास्तव में उसके डराने धमकाने या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अनन्या मेरी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और अनन्या को आराम करने बोलकर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, हॉल में बाहर सोफे पर ही लेट गई। सरिता को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सरिता कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी है समित है। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सरिता जा चुकी थी और मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने के पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सिर पर थोड़ी हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। अनन्या चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे जैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया था। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बेहोश में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए। अगर आप ऐसा करा लेती है तो आपको और मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। अनन्या तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोची थी, लेकिन अनन्या ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन अनन्या के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े वहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब अभिषेक को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले में जो मैं लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन अनन्या तो विधवा थी, गरीब
घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। अनन्या, मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तभी वो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी कि आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में। हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेना चाहती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं कि आखिर बात। अभिषेक भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह घर से बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन हमें हर वक्त अभिषेक पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिसे समय सुराग लगा सकूं, सच जान सके कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ नॉर्मल भी है। एकदम नॉर्मल लड़के की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अभिषेक के दोस्त को फ़ोन लगाया। उसी विदेश में रहने वाले दोस्त को मैंने पूछा, नीतीश तोमर अभिषेक के इकलौते दोस्त हो जिससे अभिषेक अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे अभिषेक के बारे में सब कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तो तुम्हें ज़रूर कुछ न कुछ बताया होगा, लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि उसने अपने दोस्त को यह भी नहीं बताया था कि मेरी 3 शादियां हो चुकी है और मेरी तीनों पत्नियां मुझे भाग गई है छोड़कर। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया हो क्योंकि वह शर्मिंदा होने नहीं चाहता था। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वो 3 पत्नियों का धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अभिषेक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो हम शादी की रात को भी भाग जाती थी। मैंने एक बार अभिषेक की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से आई थी जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई बहन थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राज़ी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राज़ी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़की को माता पिता को नहीं बताई थी, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वह बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो इसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम श्रेया था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी। मुझे दिल ही दिल में खुशी हुई कि अगर श्रेया मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। इस बार शादी मंदिर में हुई थी। जब सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो यह थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई, मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी और बंद कमरे में अभिषेक भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है, उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है, निशान नहीं है। अभिषेक के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयाँ देखकर डॉक्टर साहब ने चले गए थे।
डॉक्टर ने कहा था कि श्रेया को जल्द ही होश आ जाएगा। अभिषेक भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मसलन के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में श्रेया ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने श्रेया को हाथ पकड़ लिया। श्रेया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तो मान भी रही थी, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन श्रेया मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहे, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहे। लेकिन श्रेया मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। श्रेया, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम्हारे बंद की सच्चाई मुझे ज़रूर बताओगी। आंटी, अभिषेक के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अभिषेक के बारे में बोला तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अब मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी आंखें में विनती के ऐसे करोड़ भाव है कि मैं उसे रोक ना सकी। श्रेया चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में श्रेया के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद श्रेया ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। अभिषेक की तीनों पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन श्रेया ने ऐसे कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब श्रेया अभी मेरे बेटी की पत्नी थी। मैंने सोचा कि मैं अभिषेक का चेकअप करा कर ही रहूँगी। मैंने होशो हवास में अभिषेक ऐसा कभी नहीं करने देगा। इसलिए एक दिन मैंने अभिषेक के खाने में नींद की दवाई मिला दी। अभिषेक गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने अभिषेक के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चले गए और फिर मैं बेसब्री से अभिषेक की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा भी नहीं थी। अगर अभिषेक नॉर्मल है तो शादी की पहली रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती है? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं श्रेया के पास गई। श्रेया के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही श्रेया डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी श्रेया के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही श्रेया बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई है? मैंने श्रेया को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, श्रेया, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है? एक मजबूर माता हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर श्रेया ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। जब श्रेया किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राज़ी नहीं हुई तो फिर मैंने श्रेया से कहा, ठीक है तो अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी। लेकिन तुम मेरी मदद तो कर रही हो सकती हो ना? तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो श्रेया डटी रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो वो मान गई थी। मसलन को अपने घर से लाई और सुमन के माता पिता से बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से श्रेया को दुल्हन बनाकर मैंने अभिषेक के कमरे में बैठा दिया। अभिषेक को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है तो मैं ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूँगी। तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वह जा रही है, वहीं जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर अभिषेक ने सिर्फ ठीक जवाब दिया था
और फ़ोन काट दिया था। मैं कमरे में ही छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी समरी बैठी श्रेया पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। श्रेया डरी सहमी में सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाली सेशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही श्रेया बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई थी। डर से वह थर-थर काँप रही थी। मैं भी हक्का-बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो और बन गया था। फिर औरत की आवाज़ क्यों? तभी अभिषेक बाहर निकला और अभिषेक को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही बेहुदा या कहूँ कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आँखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकल रहा था। तुम उसे मना किया था मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसाता हुआ अभिषेक श्रेया की तरफ बढ़ा था। श्रेया चीख मारते हुए मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई थी और अभिषेक को रोकने की कोशिश कर रही थी। अभिषेक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? अभिषेक ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन हो? विंडो पर मिला नाम है मेरा। मौका देखकर श्रेया कमरे से भाग गई। इससे पहले अभिषेक फिर से मेरे पास आता है और कमरे से बाहर निकली और कमरे से बाहर से बंद कर दिया। अभिषेक की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी श्रेया को अपने सीने से लगा रखी थी। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मना है। अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेगा। साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो। आंटी जी, कुछ नहीं होगा। मन शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद अभिषेक पर किसी भूत का साया है। श्रेया को मैंने अपने रूम में ही सुला लिया था। सुबह सबसे पहले मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 5 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा था कि मुझे लगता है इन पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया है। मुझे तो अभिषेक एकदम दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतारते हैं। लेकिन आप टेंशन न लें, इस मरीज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, मरीज बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अभिषेक पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये दौरे अभिषेक को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो उसका आज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। श्रेया जाग चुकी थी। रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया और करते हुए बोली कि मुझे लगता है मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। श्रेया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, श्रेया बेटा, सबसे पहले तो मुझे आंटी कहना बंद करो, तो मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप कैसे कर सकती है? श्रेया ने हैरानी से पूछा। मैंने श्रेया से कही, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है। अभिषेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बरसों से थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलाकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, अभिषेक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो मैं बहुत ही प्यार से उसे रखे और बहुत देर तक समझाने पर और उसने माँ बाप के हालात को देखते हुए श्रेया राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से श्रेया को कहा था, श्रेया बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और श्रेया ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अभिषेक के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला था।
श्रेया को मैंने अपने कमरों में भेज दिया था। अभिषेक एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने एकदम नॉर्मल ही बात की थी। बोली, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया, चलो तो नाश्ता कर लो। मैंने इस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अभिषेक ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अभिषेक के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें लिखी। श्रेया भी मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थे। सब किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई प्रीतम नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरे दुल्हन ले गया आया था। प्रीतम धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादीशुदा में दुल्हन को देखती तो उसे मानने के लिए रखती थी। प्रीतम के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और उसे उसके मायके भेज दिया था। दुल्हनों को देखकर प्रीतम का पागलपन कम नहीं हुआ था और प्रीतम के कैरेक्टर में ही अभिषेक ने खुद को लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो उपन्यास अभिषेक पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अभिषेक को पड़ेगा उसे उस किताब को कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयाँ से और सम्मान और मेरी मेहनत से अभिषेक ठीक होने लगा था। श्रेया अभिषेक के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। अरविंद के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में अब मैंने श्रेया के लिए प्यार देखा था। श्रेया कहीं भी जाती अभिषेक की निगाहें उसका पीछा करती थी। अब इनका इलाज चलते आज 3 महीने हो चुके थे। श्रेया ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था उसकी मैं कायम हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे श्रेया जैसी बहू मिली। श्रेया अब भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अभिषेक बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने श्रेया से कहा कि श्रेया, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। क्या होगी? श्रेया नासमझी से मेरे तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि श्रेया, आज तुम्हें दुल्हन बनकर अभिषेक के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर अंदर गई थी, लेकिन फिर जल्द ही समझ भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि अभिषेक अब ठीक हो चुका है। वह भी अभिषेक को प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। श्रेया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना। दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फ़ौरन बाहर भाग आना। रात को अभिषेक के आने से पहले ही मैंने श्रेया को दुल्हन की तरह सजाया। अभिषेक के बैठकों भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। मैंने अब उसके आने का टाइम हो गया था। मैंने श्रेया को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में अभिषेक भी आ चुका था। खाना खाते हुए अभिषेक की निगाहें इधर उधर कुछ नहीं थी। मैं समझ गई थी कि अभिषेक किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बन रही थी। कुछ देर में अभिषेक खुद ही बोला, मम्मी, श्रेया कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले ही सरिता बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि श्रेया अपनी बात पूरी करती मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक, तुम पहले खाना ख़त्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अभिषेक अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी अब इनके पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं दरवाज़ा लगाकर सोने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और फिर कुछ ही देर में मुझे श्रेया और अभिषेक की सर्वोच्च सुनाई देने लगी, लेकिन प्यार में डूबी हुई है।
मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई और सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली तो जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो श्रेया को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। श्रेया की नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही हमें पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से श्रेया के माथे को चूमते हुए कहा, श्रेया बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? श्रेया थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, उनको कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। श्रेया को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली। आज मेरे अभिषेक और श्रेया के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे।